स्वागत है दोस्तों। मैराथन क्लासेस की श्रृंखला में ये तीसरी क्लास है हमारी। इस क्लास में हम लेखक विशेष से पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्यतः 4 लेखकों के बारे में पढ़ेंगे: मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। इनसे पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों पर हम यहाँ पर बातचीत कर लेंगे, बहुत शॉर्ट में। आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त जी ने। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना सन 1931 ईस्वी में की। तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की 1931 ईस्वी में, और यह महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। इस महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं, यानी साकेत में कुल 12 खंड हैं। गुप्त जी के काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक, तो यह ऐसा पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य गुरु कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस महाकाव्य की रचना की, यानी साकेत की रचना की, इस लेख से प्रभावित होकर। साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला को केंद्र में रखकर उनके चारित्रिक विकास को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। आरंभ में जो साकेत इनकी रचना है उसका नाम उर्मिला उत्ताप रखा गया था। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। कभी भी अगर ऑप्शन देकर के पूछा जाए कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी की रचना भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। यह रचना 3 खंडों में है: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ठीक, आप इसे ध्यान रखिएगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। एक रचना हमने ऊपर बात की साकेत, दोनों के सन आप याद रखिएगा। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और ये पंक्ति उनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती से ली गई है, ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, और ये संज्ञा उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा है। इन्हें सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण प्रदान किया गया। गुप्त जी मधुप उपनाम से काव्य का अनुवाद करते थे, ध्यान रखिएगा, रचना नहीं करते थे, काव्य का अनुवाद करते थे मधुप उपनाम से। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र का कवि कहा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कौटुंब यानी कि घर का कवि हूँ, बहुत बड़ा राष्ट्रीय विस्तार मेरा नहीं है। तो इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र माना। इन्हें आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी। ये द्विवेदी युग के हरगीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं। ऑप्शन देकर पूछे कि द्विवेदी युग में हरगीतिका छंद का बादशाह कौन माना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हम देख लेते हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी में है। यह राजपूतों की आन बान शान पर आधारित कविता है। जयद्रथ वध 1910 में, यह खंड काव्य है, ध्यान रखिएगा, महाकाव्य नहीं, खंड काव्य है जयद्रथ वध, और बहुत प्रसिद्ध है। साकेत की बात हमने ऊपर की ही, 1931 ईस्वी में लक्ष्मण और उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया। कुल 12 सर्ग हैं, और साकेत का 9वां सर्ग बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र इसे जनवादी काव्य कहते हैं। इतनी बातें साकेत के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सर्ग कितने हैं? 12। नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा। यशोधरा 1932 गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है। 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यह खंड काव्य है। द्वापर 1936, यह भी एक खंड काव्य है। तो साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, और इनके 3 नाटक भी, मैथिली शरण गुप्त जी ने 3 नाटक भी लिखे हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, 3 नाटक इनके प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। तार सप्तक के कवियों की बात हम करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि तार सप्तक यानी तार सप्तक का प्रकाशन आप जानते होंगे कि 4 खंडों में हुआ है, 4 बार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। जो प्रथम सप्तक था वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक, 1943 में, और उसी को तार सप्तक कहा गया। उसके बाद जो सप्तक प्रकाशित हुए उनको दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक कहा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस श्रेणी में कवि कौन कौन आते हैं। तो पहला जो सप्तक था जिसे तार सप्तक कहा जाता है उसमें अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचवे हैं और भारत भूषण अग्रवाल हैं। और इन कवियों को याद करने का जो ट्रिक है वो है अमुने गिरा प्रभा, अ से अज्ञेय, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो इन आप तार सप्तक जो पहला सप्तक था उसे याद करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक। तो प्रश्न हमारा था रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह पहले सप्तक में नहीं है जिसे तार सप्तक कहा जाता है। अब तार सप्तक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान दीजिएगा। अज्ञेय ने सभी सप्तकों का संपादन किया, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तकों पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप हमारे वीडियोज़ वाली साइट पे जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। उस पोर्शन में पूरे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। प्रयोगवाद पर किस दर्शन का प्रभाव है? अस्तित्ववादी। सभी प्रयोगवादी कवियों की कविताएं पहले सप्तक यानी तार सप्तक में प्रकाशित हैं। शुरुआती जो तार सप्तक निकला उसमें जितने प्रयोगवादी कवि थे उन सभी की कविताएं उसी में शामिल है। आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहकर आलोचना की है। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं? अहंकार की प्रवृत्ति की प्रधानता, यथार्थवाद का प्रबल आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता की प्रचुरता, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, ये प्रयोगवाद की विशेषताएं थी, आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक का आशय है पहला सप्तक, हमने आपसे ऊपर बताया भी, इसका समय 1943 है। और इस पहले सप्तक में शामिल कवियों को अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा। तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय जी ने। और पहले सप्तक के कवियों के नाम याद करने का सूत्र हमने आपको बता ही दिया। बाकी के सूत्र आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के तार सप्तक नाम से वो वीडियो बना ही है, उस पर देख लीजिएगा। अब अज्ञेय जी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में रचनाएं की। अज्ञेय जी ने इलाहाबाद से सन 1947 में प्रतीक नाम की पत्रिका निकाली। ध्यान रखिएगा, प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया? अज्ञेय जी ने 1947 में। अज्ञेय जी ने दिल्ली में वत्सल फाउंडेशन की स्थापना सन 1980 ईस्वी में की। वर्ष 1964 में उन्हें आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा, 1964 में। किसके लिए? आंगन के पार द्वार। और यह उपन्यास है कि कहानी है कि कविता है? तो ये काव्य संग्रह है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1978 में उन्हें कितनी नामों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अभी हमने साहित्य अकादमी की बात की, उसके बाद ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नामों में कितनी बार के लिए। अज्ञेय जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। इनका एक उपनाम कुट्टी चाटन, अज्ञेय जी का नाम कुट्टी चाटन। हिंदी कविता की धारा में प्रयोगवाद सन 1943 में ये जो वाद आया उसका प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय जी को है। उन्होंने प्रयोगवाद के विषय में लिखा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो यह अज्ञेय जी की पंक्ति है प्रयोगवाद के विषय में।
प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञेय जी ने तार सप्तकों का संपादन किया। प्रयोगवाद पर मनोविश्लेषणवाद, कलावाद और अस्तित्ववाद का काफी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या बताया है? नई राहों का अन्वेषण। अज्ञेय जी आत्मचेतस प्रवृत्ति के लेखक थे। अज्ञेय जी ने जीवनी विधा में रचनाएं नहीं लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी जीवनी अज्ञेय ने लिखी है, तो ध्यान रखना है कि अज्ञेय जी ने जीवनी विधा में रचनाएं की ही नहीं है। उपन्यास रचना के क्षेत्र में अज्ञेय जी ने मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया है। ठीक, शेखर एक जीवनी उपन्यास में अज्ञेय जी ने शेखर के बाल, वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किया हुआ है। अज्ञेय जी ने अपनी कविता असाध्य वीणा में जापानी लोक कथा का प्रयोग किया है। प्रियंवद केशकंबली इस कविता का मुख्य पात्र है। ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान रखने हैं। इनके कविता संग्रह कौन कौन से हैं? भग्नदूत, चिंता, इत्तल्यम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अर्यो करुणामय प्रभामय, ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया। ये बहुत महत्वपूर्ण इनके कविता संग्रह, इसे ध्यान रखिएगा। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं, जो कविताएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, वो कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, सांप, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, ये सब बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनका उल्लेख हमेशा कक्षाओं में अध्यापक करते हैं। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। भाग 1 1940 में, भाग 2 1944 में। ध्यान रखिएगा। नदी के द्वीप उपन्यास इनका 1951 में प्रकाशित हुआ। भुवन, गौरा, रेखा इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी 1961 में। संस्मरण इन्होंने 1986 में स्मृतिलेखा नाम से लिखा। यात्रा साहित्य इन्होंने लिखा अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में। एक बूंद सहसा उछली 1960 में। अरे यायावर रहेगा याद में देशी भारतीय यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली में यूरोप यात्रा का वर्णन है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा कि केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में हुआ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कविता रचना के आरंभिक दौर में ये बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि कहा जाता था। तो ऐसा पूछे कि केन का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी को। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। सन 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, आप अज्ञेय जी की रचनाओं में देखेंगे तो अज्ञेय जी की रचना का नाम पूर्वा है और केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना का नाम अपूर्वा है। तो अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें फूल नहीं रंग बोलते हैं सन 1965 का संग्रह है, काव्य संग्रह, उसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। इनकी अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, हे मेरी तुम, मार प्यार की तापे, कहे केदार खरी खरी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है। अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, जमुन जल तुम, बोले बोल बोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। इतने इनके जो संग्रह हैं उन्हें याद रखिएगा। जिन पर पुरस्कार मिले हैं उनके सन वगैरह भी याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार मिला है वो भी याद रखिए। युग की गंगा जो इनका पहला संग्रह है 1947 का, उसमें विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ प्रकट हुआ है। अब आते हैं बाबा नागार्जुन पर। बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ और मृत्यु 5 नवंबर 1998 को। इनका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इनका जन्म मधुबनी बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ।
हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन और मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम से रचनाएं की। ध्यान रखिएगा इसको, हिंदी में उन्होंने जो कविताएं की उसमें नागार्जुन नाम से, और मैथिली में जब इन्होंने कविताएं रची तो यात्री उपनाम से। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, मैथिली और बांग्ला चारों भाषाओं में रचनाएं लिखी हुई हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पत्रहीन नग्नगाछ 1967 में। इनका मैथिली में लिखा गया कविता संग्रह है ये मैथिली भाषा में है, पत्रहीन नग्नगाछ 1967। इसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ठीक, नागार्जुन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर मिला? पत्रहीन नग्नगाछ। सन 1988 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार मिला और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी इन्हें मिले। नागार्जुन जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऐसा प्रश्न बने कि नागार्जुन किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार थे, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की। नागार्जुन की पहली कविता सन 1935 के लाहौर के विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनका पहला काव्य संग्रह युगधारा नाम से है। आपने ऊपर देखा होगा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना का नाम युग की गंगा है और नागार्जुन जी का युगधारा 1953 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने पंजाब की एक पत्रिका दीपक का संपादन किया। 1948 और 1974 2 बार इन्हें जेल जाना पड़ा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। किसने? बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी काव्य संग्रह युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, इन सब के सन भी आप देख लीजिएगा। रत्नगर्भा 1984, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1989, भस्मांकुर है ये प्रबंध काव्य 1971 में, भूमिजा एक प्रबंध काव्य इनका है 1993 में। अब इनके कुछ उपन्यास भी हैं, उसे देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, बाबा बटेसर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुखमोचन 1957। तो ये नागार्जुन जी के प्रसिद्ध उपन्यास, बहुत सारी रचनाएं थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करीब 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल कवियों पर आधारित इस श्रृंखला में ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मैराथन क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।